नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास, और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7 है बच्चों। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे, बॉक्स में दिया हुआ है जैविक भोजन, ऑर्गेनिक फूड। हमने लास्ट लेक्चर में जैविक कृषि के बारे में जाना था, धारणीय विकास और जैविक कृषि को हम लोगों ने समझा था। तो जैविक भोजन की किस प्रकार से, ऑर्गेनिक फूड की किस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है वो देखेंगे। महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास सबसे जो डिफिकल्ट होता है कि जैविक विधि से कपास का उगाना, वो भी हो गया तो फिर तो दूसरे तो पॉसिबल है। फिर हम आज बात करेंगे हरित क्रांति की, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ओके, और फिर हमारा आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं जैविक भोजन या ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड या जैविक भोजन का सीधा सा अर्थ है जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल ना करा गया हो, किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल ना करा गया हो, वो फूड जो होता है उसको जैविक खाद्य या जैविक भोजन या ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक फूड मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर, फ्रेश, ताकतवर जो खाना होता है वो है जैविक खाना, जैविक भोजन या ऑर्गेनिक फूड। विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार विश्व में जो जैविक भोजन है उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पूरी दुनिया क्या कर रही है? डिमांड कर रही है कि ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए। ये पूरी दुनिया डिमांड क्यों कर रही है? क्योंकि सबको अब हजारों रोग लग चुके हैं, और ये रोग का जब कारण पता चला कि यार ये कारण क्या है, क्यों लोगों में इतनी बीमारियां फैल रही है, तो पता चला कि भैया ये जो केमिकल वाला खाना हम लोग खा रहे हैं ना, इसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, शोध करा और ये पता लगाया कि भैया जैविक वाले खाना ज्यादा पौष्टिक है या जो बिना जैविक वाला, जो केमिकल वाला खाना ज्यादा पौष्टिक है, या जैविक कृषि से होने वाला खाना ज्यादा पौष्टिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा पौष्टिक है या इनऑर्गेनिक ज्यादा पौष्टिक है, तो बिल्कुल वो एक निष्कर्ष पे निकले, और वो निष्कर्ष ये था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जैविक कृषि है, उससे उत्पादित जैविक भोजन है, वही पौष्टिक है। इसलिए पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई कि भैया ऑर्गेनिक फूड चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, नो केमिकल, नो केमिकल, नो केमिकल शुरू हो गया। जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ी तो मांग बढ़ी, और जब मांग बढ़ी तो अनेक देश अब तक खाद्य उत्पाद व्यवस्था का 10% जैविक कृषि द्वारा उत्पादन करते हैं। अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, तो अब हर देश क्या कर रहा है कि अपना जितना भी टोटल प्रोडक्शन कर रहा है, कुल उत्पादन जितना भी कर रहा है, उसमें से 10% जैविक कृषि से उगाने की कोशिश कर रहा है। 10% जैविक कृषि से उगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 किलो सब्जी उगाई, 100 किलो में से 10 किलो सब्जी कैसी हो रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रही है, ऑर्गेनिक फूड बन रहा है, जैविक भोजन बन रहा है। धीरे धीरे जो शुरुआत है वो जैविक भोजन की तरफ बढ़ाई जा रही है। अब देखिए, हम एक साथ से क्या है, इनऑर्गेनिक को नहीं छोड़ सकते, हम एक साथ से जो अजैविक जो खेती की विधि चल रही है उसको नहीं छोड़ सकते, हम एक साथ से केमिकलों को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि केमिकल हमें उत्पादन बहुत ज्यादा दे रहा है। अगर हम एक साथ जैविक कृषि पर आ गए तो क्या होगा? उत्पादन कम होगा और हो सकता है काफी जनसंख्या भूखमरी से मर भी जाए। इसलिए हमें धीरे धीरे जैविक कृषि की तरफ बढ़ना है, उत्पादन बढ़ाना है, और जब तक उसका उत्पादन इतना ना हो जाए कि सब संतुष्ट हो जाए, जब तक हमें केमिकल वालों का सहारा लेते रहना पड़ेगा, ठीक है। पर धीरे धीरे जैविक कृषि का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, जो कि देश करना शुरू कर दिए। अनेक खुदरा व्यापार श्रृंखला और सुपर बाजार अब जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए आधार पर हरित स्थिति प्रमाण चिन्हों से अलंकृत हो चुके हैं। तो खुदरा व्यापार श्रृंखला है, ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं, सुपर बाजार मार्केट आप देखते हैं, तो जैविक खाद्य पदार्थों को हरित स्थिति, यूं आपको ग्रीन पॉइंट सा बना करके दिखाते हैं कि साहब ये ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। ये आपको कुछ फलों की, सब्जियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। साथ ही जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत परंपरागत पदार्थों की तुलना में 10 से 100% तक अधिक होती है। और ये जो जैविक खाद्य पदार्थ है उनकी जो कीमत है परंपरागत पदार्थों की तुलना में 10 से 100% तक अधिक होती है। मतलब आप ये जो केमिकल वाले बनाते हो उसकी तुलना में 10 से 100% अधिक होती है। मतलब केमिकल वाला सामान 1 रुपए में बिक रहा है तो वो 10 रुपए में बिकेगा। तो इससे क्या होगा? किसानों को भी फायदा होगा, ज्यादा आय होगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास। किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में जैविक विधि से, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक तरीके से क्या करा गया? कपास का उत्पादन करा गया। कपास क्या होती है? रुई होती है। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है, जिससे हम कॉटन की टी शर्ट्स, कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं, ये सब कुछ। तो और महाराष्ट्र में
काली मिट्टी पाई जाती है। तो कपास कौन सी मिट्टी पर उगाया जाता है? काली मिट्टी पर उगाया जाता है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए सबसे बेस्ट अगर मिट्टी है तो वो काली मिट्टी है, और एक काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और महाराष्ट्र में क्या है, कपास उत्पादन करा गया है किस तरीके से? जैविक विधि से, ऑर्गेनिक तरीके से क्या करा गया है? कपास का उत्पादन करा गया है। जब 1995 में प्रकृति नामक कौन सी गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक विधि से हो सकती है, तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्था के निर्देशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की थी, क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं? तो देखिए, एक गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उस संगठन का क्या नाम था? प्रकृति नाम था। और 1995 में इस प्रकृति के, इस संगठन के किशन मेहता, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक, मतलब सबसे ज्यादा जो केमिकल्स का प्रयोग होता था वो कपास में होता था। आज अगर कपास भी बिना केमिकल के हो सकती है, अगर आज कपास का जो उत्पादन है वो भी हम जैविक पद्धति से कर सकते हैं, जैविक विधि से अगर हम लोग कर सकते हैं, तो हम दूसरे जो उत्पादन है वो तो आराम से कर सकते हैं। मतलब किशन मेहता ये कह रहे हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग हो रहा था, वहां आज 0% केमिकल यूज करे बिना हम उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर दूसरे पदार्थ क्यों नहीं हो सकते? खाने पीने के जो पदार्थ हैं, फल सब्जियां, उनमें क्यों नहीं हो सकता? तो उस समय नागपुर में केंद्रीय कपास शोध संस्था, ठीक है, तो कपास के ऊपर शोध करने वाली जो संस्था है नागपुर की, उसके निर्देशक हैं, उन्होंने बड़ी टिप्पणी करी और उन्होंने किशन मेहता जी से कहा कि किशन मेहता जी, क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन कर देना चाहते हैं? ठीक है, मतलब क्या आप सारे भारत के लोगों के ऊपर से वस्त्र हटवा देना चाहते हैं? बोला कैसे? बोला आप कह रहे हैं कि बिना केमिकल के कपास उगा लो, उगना ही नहीं है, लगना ही नहीं है कपास तो फिर जनता कपड़े क्या पहनेगी? ये ऐसी टिप्पणी उन्होंने करी थी। पर किशन मेहता जी ने गैर सरकारी संगठन के द्वारा ये काम कर करके दिखाया कि भैया केमिकल के बिना भी कपास का उत्पादन हो सकता है, और ये तस्वीर आपके सामने है कपास की। इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने के प्रतिबद्ध हो चुके थे। तो उस समय तक 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनिक जो फार्मिंग के लिए एक संघ बनाया गया, ग्रुप बनाया गया था, और उन्होंने जो मानक तय करे थे, जो स्टैंडर्ड तय करे थे कि साहब इस प्रकार से जैविक कृषि हो सकती है, उसके हिसाब से कपास उगाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे कि साहब कपास उगाना है तो जैविक तरीके से उगाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही थ्रू हमें कपास उगाना है, आप केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना। कितने किसान डेडिकेटेड हुए? 130 किसान डेडिकेटेड हुए। कितनी भूमि पे? 1200 हेक्टेयर भूमि पर। इनके उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया। तो जर्मनी की जो संस्था है एग्रेको, उन्होंने परीक्षण करा, उन्होंने टेस्ट करा कि क्या सच में यहाँ का जो कपास है वो सही है। फिर उन्होंने देखा भाई हाई क्वालिटी का है, उच्च कोटि का, मतलब बेस्ट कपास है। और ये प्रूफ हो गया कि जिस वस्तु में सबसे ज्यादा केमिकल्स की आवश्यकता होती थी, वो वस्तु भी बिना केमिकल्स के उत्पादित करी जा सकती है, उगाई जा सकती है। तो फिर दूसरी वस्तुएं का तो उत्पादन आसानी से बिना केमिकल्स के हो सकता है। जर्मनी ने भी ये क्या कर दिया? मोहर लगा दी। ये मैंने दिखाया है कि जो कुछ फॉरेनर्स है वो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं मिट्टी का, इन सब का। किशन मेहता का कहना है कि भारत के 78% किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान ही हैं। तो किशन मेहता क्या कहते हैं कि भारत के 78% किसान, ठीक है, जितने भी, मतलब मान लीजिए पूरे देश में 100 किसान हैं, 100 में से 78 किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान हैं। मतलब ज्यादा ये कहना चाहते हैं कि जो ज्यादा किसान है भारत में छोटे और सीमांत किसान है। बड़े किसान बहुत कम है, और छोटे जो सीमांत किसान है वो बहुत ज्यादा है। इनकी समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का 20% है, और इनके पास जो टोटल भूमि है वो टोटल भूमि का 20% है। अतः दीर्घकाल में ऐसे किसानों के लिए मौद्रिक और मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। तो किशन मेहता कहते हैं कि जो ऐसे किसान है, जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उनके पास ज्यादा आय के साधन नहीं है, ज्यादा उनको इनकम नहीं होती है और लंबे समय के लिए उन लोगों के लिए मौद्रिक, मतलब मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में, मतलब पैसों की तरफ से भी लाभकारी क्या होगी?
जैविक कृषि होगी, क्योंकि वो उसको उगा कर करके ज्यादा रेट में बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड पूरे मार्केट में है, अच्छा बिकेगा, अच्छा वो पैसा कमा सकते हैं। और अब ये छोटे सीमांत किसान है, छोटे सीमांत किसान किस आधार पे कहा जा रहा है कि इनके पास जमीनें बहुत छोटी छोटी है। अब वो जमीनें बहुत छोटी छोटी और उस पर भी अगर आप केमिकल डाल डाल करके उन जमीनों को खराब कर दोगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो किशन मेहता कहते हैं कि आपकी जमीनों को बचाने के लिए, उसकी मिट्टी का संरक्षण करने की दृष्टि से भी ये अधिक लाभकारी है। तो किसानों को अमीर बनाने के लिए, किसानों को ज्यादा पैसा दिलाने के लिए भी जैविक कृषि बढ़िया है, और छोटे सीमांत किसानों की जमीन, उनकी मिट्टी को बचाए रखने के लिए भी जैविक कृषि बढ़िया है, और पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए तो जैविक कृषि है ही है, वो तो होनी ही चाहिए। ये किशन मेहता जी के शब्द हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की। आज का हमारा लेक्चर, आज का जो टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर ही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति जब हम लोग बात करते हैं तो इससे साफ साफ आप लोगों को पता चल जाना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, और कृषि को हम हरा मानते हैं तो ये हरित हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका नाम हो गया। 1900 देखो, सबसे पहली बात तो हमें हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप इस बात को देखिएगा कि 1960 से जो 70 का दौर है ना, ये हमारे भारत के लिए मतलब मान सकते हैं कि बहुत खतरनाक दौर था, एक बहुत मुश्किलों भरा समय था। मुश्किलों भरा समय क्यों था? सबसे पहला तो यहां पर क्या है कि 2 युद्धों का सामना भारत को करना पड़ा। 2 युद्ध कौन कौन से थे? एक 1962 का चाइना के साथ और एक 1965 का पाकिस्तान के साथ, हमें युद्धों का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरा हम देखें तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत आई, राजनीतिक अस्थिरता बहुत आई, और हमने हमारे 2 बड़े नेताओं को इस दौर में खो दिया। 2 बड़े नेता कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 2 बड़े नेता चले गए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी। हमने हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को, 2 बड़े नेताओं को इस समय में खो दिया। तो युद्ध, 2 बड़े युद्ध हुए, राजनीतिक अस्थिरता आई, और इसके साथ साथ खाद्यान्नों में भी भारी कमी आई, मतलब खाद्यान्न संकट भी भारत पर आया। मतलब फूड की जो है वो भारत में क्या होने लगी? कमी होने लगी। और जब फूड की कमी होने लगी, खाद्यान्न संकट आने लगे, तो अब लोगों को खाने के लिए तो चाहिए, ठीक है। और अब भी हमें आजाद हुए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, ये मैं 67 के आसपास की बात कर रहा हूं। 20 साल का दौर ही हमारा हुआ है, उसमें 2 युद्धों का सामना करा, राजनीतिक अस्थिरता आई, खाद्यान्न संकटों की कमी आई। तो अब सरकार ने सोचा कि जो खाद्यान्न संकट है इसको कैसे दूर किया जाए, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, और किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन कर करके पूरे देश का पेट भरा जाए। तो ये कुछ ना कुछ हमें नया तरीका लेकर के आना था, हमें कुछ ना कुछ नया उपाय लेकर के आना था सरकार को। तो ये वाला जो दौर है ना बच्चों, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये भारत के लिए बड़ा मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सा खतरनाक सा कहते हैं ना, वो वाला समय था। क्यों था? युद्धों का सामना करना पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता आई, खाद्यान्न संकट हुआ, खाद्यान्नों की खाने पीने की जो वस्तुएं उनके हमारे पास कमी आई। इसीलिए जब 65 में युद्ध हो रहा होता है और लाल बहादुर शास्त्री जी इसीलिए नारा देते हैं कि जय जवान जय किसान, मतलब युद्ध में हमें कौन बचाएगा? जवान बचाएगा, और खेतों में हमें कौन बचाएगा? किसान बचाएगा। 2 संकट बड़े हैं, युद्ध का संकट और खाने का संकट। तो युद्ध से बचाने वाला जवान, उसकी जय हो, और इस खाद्यान्न संकट से बचाने वाला किसान, उसकी जय हो। तो एक खाद्यान्न संकट आ चुके थे, और इतने खाद्यान्न संकट हमारे देश पे आ चुके थे कि हमें अनाज, गेहूं अमेरिका जैसे देशों से आयात करना पड़ता था। हमें उनसे मंगवाना पड़ता था कि साहब आप हमारे पास गेहूं भेजिए, हमारे पास गेहूं हमें चाहिए। परंतु भारत हमेशा लक्ष्य था भारत का आत्मनिर्भर बनने का। भारत कभी यूं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता था। भारत ने सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, और इस आत्मनिर्भर बनने के लिए बोले करना क्या होगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए 1967 में लेकर के आई जाती है हरित क्रांति। 1967 में लेकर के आई जाती है हरित क्रांति। तो अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि हरित क्रांति आई क्यों है, क्योंकि खाद्यान्नों की भारी भरमार, भारी कमी हो जाती है हमारे पास, उसके लिए हरित क्रांति आती है। अब इस हरित क्रांति में क्या हुआ बेटा? यह हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति सीधा सा एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा ट्रांजिशन है बच्चों। जहां पर उत्पादन, उपज बहुत कम हुआ करती थी, वहां पर उपज को, उत्पादन को डबल ट्रिपल करने वाली जो क्रांति है, वो क्या है? हरित क्रांति है। क्रांति का अर्थ आप क्या समझते हैं? क्रांति का अर्थ ये थोड़ी है कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे और वो सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो क्रांति हो गई। ये क्रांति है ये थोड़ी। क्रांति का अर्थ क्या होता है बच्चों? रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? रिवॉल्यूशन या क्रांति का अर्थ होता है जब एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आ जाए, वो क्रांति है। आज हम कहते हैं कि भगत सिंह ने युवाओं में क्रांति ला दी, मतलब जो युवा उस समय सो रहा था उन युवाओं को जगाया, अरे उठो, मां भारती के लाल उठो, ये जवानी, ये खून किस काम का अगर देश के काम नहीं आ रहा है। तो हजारों युवाओं में बदलाव लेकर के आ गए,
और उन युवाओं को देश के प्रति समर्पित कर दिया और फांसी पर झूलने के लिए भी उनको तैयार कर दिया। तब हम कहते हैं कि क्रांति है, तब हम कहते हैं कि ये क्रांति। सामाजिक समाज सुधारों ने बड़ी क्रांति लेकर के आए, समाज में बड़ा परिवर्तन कर दिया। जो हजारों सालों से वंचित थे, पिछड़े थे, उनको एक साथ आगे लेकर के आए। तब हम कहते हैं कि हाँ भाई, ज्योतिबा फुले जी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, ऐसे लोगों ने समाज में क्रांति लेकर के आए। ये क्या है? ये बड़े बदलाव हुए। आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, क्रांति में हर बार ये नहीं होता लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, डिशुम डिशुम होगा, वो उसको मारेगा, सरकार मुर्दाबाद के नारे होंगे। नहीं, फ्रांसीसी क्रांति क्या था? पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर बदल देना। जो राजा बैठा उस राजा को हटाओ, लोगों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए, ठीक है, उदारवाद होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे विचार निकल करके आए, फ्रीडम के विचार निकल के आए। सवाल पूछे गए कि मैं ही टैक्स भरूं तो क्यों भरूं? ये पढ़ा है ना हमने कक्षा 9 में। तो क्रांति क्या है? बड़े स्तर पे जब बदलाव आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि साहब मैं मेरे जीवन में क्रांति लेकर के आना चाहता हूं, मतलब मैं जैसा आज हूं मैं उससे बिल्कुल बदलना चाहता हूं, मैं खुद को चेंज करना चाहता हूं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। तो वो क्या होती है बेटा? क्रांति होती है। जब हम एक बड़े स्तर में बदलाव लेकर के आना चाहे तो वो क्रांति थी। हमने इसको हरित क्रांति नाम क्यों दिया? क्योंकि हमारे जहां उत्पादन बहुत कम हो रहा था, इतना कम कि हमें खाने के लिए भी दूसरों देशों से मंगवाना पड़ रहा था। अब आज वही देश इतना उत्पादन कर लेगा कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और दूसरे देशों को देने के भी काबिल हो जाएगा। इसलिए बड़ा बदलाव आया ना, जहां बिल्कुल शून्य हो रहे थे वहां अब बिल्कुल हाइट्स पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। पर इसमें बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे? क्या क्या चीजें इसमें करी गई? सबसे पहला तो काम इसमें करा गया बच्चों, HYV सीड्स मंगवाए गए। इनको कहा जाता है उच्च पैदावार वाले बीज। उच्च पैदावार वाले बीज मैं लिख देता हूं यहां पे, उच्च पैदावार वाले बीज। कौन से बीज है? उच्च पैदावार वाले बीज है। मतलब ये क्या है? जो पैदावार होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा, उच्च प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा उत्पादकता होगी। तो ऐसे बीज मंगवाए गए। विशेषतः ये जो बीज मंगवाए गए हैं वो चावल और गेहूं के मंगवाए गए हैं, क्योंकि इनसे उत्पादन इनका बढ़वाना था। अभी जो HYV सीड्स है, अब देखो जैसी चीज होती है उसको वैसा ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक बात बताता हूं कि कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है, ठीक है, तो उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं करी जाती है, ऐसा ये करेंगे, ये वो करेंगे। और कोई जैसे कोई जान पहचान, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आज आपने किसी टीचर को घर पे बुलाया अपने स्कूल में से, सर आप आना, तो आप थोड़ी सी विशेष सुविधाएं करोगे। सर आएंगे, उनको यहाँ बिठाऊंगा, मैम आएंगे, उनको यहाँ बिठाऊंगा, उनके लिए चाय कॉफी के लिए बोला है कि मम्मी देखो सर मैम आए तो ये चाय कॉफी ये नाश्ता होगा। एक दोस्त आता है, हाँ भाई आ रहा हूँ मैं, अरे आजा तो यार आजा, वहाँ तकिया वहाँ रखा हुआ, चद्दर वहाँ रखी हुई है, ऐसे पड़े, हाँ भाई आगे आजा, बैठ जा, यहीं बैठ जा। उसके लिए भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब जैसा व्यक्ति होता है उस हिसाब से फिर हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो अभी बीज जैसे हैं, अब इस बीज के हिसाब से इसके थोड़े से नखरे भी ज्यादा इन बीजों के तो इन बीजों ने बोला कि भैया अपन को क्या चाहिए? अपन को फर्टिलाइजर कौन सा चाहिए? हमें उर्वरक कौन सा चाहिए? रसायन वाला चाहिए, केमिकल वाला। हमको कीटनाशक कौन सा चाहिए? बोले रसायन वाला चाहिए। अपन हल्के फुल्के में नहीं मानने वाले, अपन को कैसा चाहिए? रसायन वाला, केमिकल वाला चाहिए। तो केमिकल वाले इनके लिए उर्वरक और कीटनाशक आए। अब इनको ज्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता थी, पानी भी इनके लिए क्या था? ज्यादा चाहिए था। और इनको आधुनिक, मतलब ट्रैक्टर हो गए, नए नए जो उपकरण हैं वो सब कुछ आधुनिक चीजों की या आधुनिक उपकरणों की भी आवश्यकता इनको पड़ने लगी। इन सब के कारण, इन सब का इस्तेमाल करते हुए भारत ने खेती में, कृषि में एक अच्छी आत्मनिर्भरता हासिल भारत ने कर ली थी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसीलिए हम इसको हरित क्रांति कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो डबल से ट्रिपल चौपर तक पहुंच चुका था। हम बहुत अच्छी स्थिति में इससे हरित क्रांति से पहुंच चुके थे। परंतु ये हरित क्रांति सिर्फ और सिर्फ सुख ही नहीं लेकर के आई, थोड़े से दुख भी लेकर आई, थोड़े से नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव पॉइंट्स भी लेकर के आए। नेगेटिव पॉइंट्स के नाम पर अगर मैं देखूं, अब आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति के नुकसान क्या थे, क्या नुकसान हुआ हरित क्रांति का? हरित क्रांति से क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो हम कहने लगते हैं कि जो हमारी जमीन है या जो हमारी मिट्टी है वो खराब होने लगी। हमारी जो मिट्टी है, जमीन जो है वो खराब होने लगी या बंजर होने लगी। ये जमीन या मिट्टी का खराब होने का अर्थ क्या था? कि जब हम केमिकल डाल रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको लास्ट एग्जांपल में एक उदाहरण दिया था कि जब ये केमिकल डालते हैं तो ये एक बार के लिए तो बहुत तेजी से उत्पादन करते हैं, बहुत फास्ट प्रोडक्शन ही करते हैं, पर धीरे 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 ये जमीन को क्या है?
खराब करते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूं, घोड़ा जैसे ही रुका, मैंने दोस्त के डंडी की दी, भग, तो उसने तेज स्पीड कर दी, बहुत तेज स्पीड कर दी, परंतु सच में जब मार रहा हूं, उसके मारता जा रहा हूं, तो वो उसको कमजोर बनाते जा रहे हैं, वो अंदर से कमजोर हो रहा है, वो जल्दी ही गिरने वाला होगा, ऐसी स्थिति होती है। तो हरित क्रांति ने एक बार तो क्या करा, खूब बूस्ट दिया, खूब प्रोडक्शन बढ़ाया, पर हमारी जमीन को खराब कर दिया, बंजर जो जमीन है वो कर दी गई। दूसरा, इसके अलावा हमारे जो फल हैं, हमारे फल सब्जियां, ये सब भी, इनमें भी क्या होने लगा, इन सब में भी केमिकल आने लगा, इन सब में भी केमिकल आने लगा, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उस पर भी एक नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिला। तीसरी बात, हम इससे यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक असमानताएं भारत में बढ़ी है बेटा, आर्थिक असमानताओं में बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, आर्थिक जो असमानता है वो बढ़ी है बेटा। कैसे बढ़ी है सर, आर्थिक असमानताएं कैसे बढ़ी? देखो, अब किसान जो है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के किसान कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बड़े किसान, मतलब जिनके पास खूब जमीन हो, बड़ी बड़ी जमीन है उनके पास, ठीक है, मतलब वो किसान तो खुद तो काम करते नहीं, मजदूरों से काम करवाते, खुद करते नहीं, इतने बड़े हैं, इतने अमीर हैं वो लोग। दूसरे होते हैं छोटे या सीमांत किसान, ये 2 हो गए ना। सीमांत मतलब जिनके पास छोटे हैं, जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, और सीमांत ऐसे हैं जो बड़े और छोटे के बीच में से, तो ठीक ठाक से उनके पास थोड़ी सी जमीन मिल जाएगी आपको। एक होते हैं, चौथा जो किसान होता है वो होता है भूमिहीन किसान, मतलब उसके पास भूमि नहीं है पर वो दूसरों के खेतों पर जाकर के काम करता है, उसको भूमिहीन श्रमिक भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब हरित क्रांति को ये विचार आया, तो इस हरित क्रांति से ये देखा गया कि हमें उत्पादन बढ़ाना है। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या है कि ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सारी चीजें जल्दी से गरीब जो किसान है, छोटा किसान है, सीमांत किसान है, वो नहीं खरीद सकता था। अब अमीर किसानों ने खरीदा और सरकार ने भी थोड़ी बहुत मदद करी, पर उतनी सी मदद से छोटे सीमांत किसानों को कुछ नहीं होना था। तो इसलिए ये जो सारी की सारी मदद मिली, किसको मिली? बड़े किसानों को मिली। बड़े किसानों ने इनसे खूब उत्पादन करा और खूब उत्पादन करके खूब अच्छा खासा बेचा और खूब पैसा कमाया। तो इससे जो अमीर किसान था वो और अमीर हो गया, गरीब छोटा किसान था वो और गरीब और छोटा होता गया। तो आर्थिक असमानताओं में वृद्धि कहीं ना कहीं हमारे हरित क्रांति से हुई है। आर्थिक असमानताएं निश्चित रूप से बढ़ी है, परंतु उस समय, उस दौर में सरकार के सामने 2 रास्ते थे बेटा। एक रास्ता यह था कि इन बड़े किसानों को इनमें थोड़ी सी मदद देकर करके उत्पादन को बढ़वाना, और दूसरा यह था कि छोटे और सीमांत किसानों को भी आगे ले जाना। तो सरकार ने एक बार कहा कि भैया एक बार उत्पादन तो बढ़ने दो, क्योंकि सब खाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार बड़े किसानों को मदद दी गई, इन सब में सरकार ने सहायता दी, सब्सिडी उन बड़े किसानों को दी और कहा कि भैया ये सब्सिडी लो और आप उत्पादन को करो। पर छोटे और सीमांत किसानों को भी समय समय पर सरकारों ने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उनको खड़ा करने में सरकार ने मदद करी है, पर आर्थिक असमानताएं हमारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है बच्चों, क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि का मतलब क्या होता है? क्षेत्र के हिसाब से देखें तो असमानता आई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, यहां पर यहां के किसानों को हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ मिला। तो यहाँ के किसान तो समृद्ध हो गए, यहाँ के कुछ इलाके बहुत समृद्ध हो गए, खूब अच्छा प्रोडक्शन होगा, खूब बढ़िया हो गया, पर बाकी जो इलाके थे वो थोड़े से पिछड़ गए। तो क्षेत्रीय रूप से भी अगर देखें तो असमानता में वृद्धि आई। इसके अलावा ये 2 तो सामाजिक और थोड़े क्षेत्रीय वाले कारण थे। ये हमने देखा पर्यावरण का, जमीन हमारी मिट्टी खराब कर रहे हैं। इसके अलावा जो भूमिगत जल है वो भी हमारा खत्म होता जा रहा था। भूमिगत जल जो हमारी जमीन के नीचे जो पानी है, अब क्या हुआ, इन सब के लिए सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो क्या करा गया कि भैया खोदा कुआं, पानी निकाला, खोदा बोरिंग लगाई, पानी निकाला। तो वहां जो भूमिगत जल है वो भी हमारा खत्म होता गया, संसाधन हमारे खत्म होते गए। ओके, तो ये मतलब मेजर जो हम कह सकते हैं कि जो नुकसान हमें हरित क्रांति से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। परंतु एक बार के लिए हरित क्रांति ने उस समय उत्पादन बढ़ा कर करके हमें आत्मनिर्भरता के स्तर पर लेकर के आ गई। परंतु आज पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है कि भैया अब इनको बंद करना चाहिए और जैविक कृषि पर हमें आना चाहिए। परंतु एक साथ हम जैविक कृषि नहीं छोड़ सकते, हम एक साथ बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं अपना सकते। और ऐसा नहीं कि हम केमिकल वाला एक साथ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते रहो और इसको पीछे से कम करते जाओ, पर करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो एक साथ फिर उत्पादन कम हो जाएगा और फिर भूखमरी वाली सी स्थिति हम लोगों को देखने को मिलेगी। यह हरित क्रांति का बेसिक सा आपको जितना आवश्यकता होती है उतना मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं निर्धन महिलाओं का बैंक। एक्चुअल में जब मैं बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, ग्रामीण बैंकों का अपन
विश्लेषण कर रहे थे तो उस समय बॉक्स में ये एक टॉपिक रह गया था बेटा, और मेरे थोड़ी सी बहुत गंदी आदत है कि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मैं हर चीज़ उठा के ही लाता हूँ, चाहे वो ऊपर नीचे हो जाती है, कभी बार नज़रों से रह जाए, पर जब मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा नहीं यार, बच्चों को ये चीज़ छूट गई है, अपन पर पढ़ाएंगे जरूर, चाहे देरी से पढ़ाए, देर आए पर दुरुस्त आए, पर ये पढ़ाएंगे। निर्धन महिलाओं का बैंक, ठीक है, तो जो गरीब महिलाएं हैं उनका बैंक बनाया गया था। केरल प्रांत में महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम है कुटुंबश्री। तो केरल प्रांत में मतलब हमारे केरल राज्य में महिलाओं की ओर उन्मुख, ठीक है, महिलाओं की तरफ मतलब एक निर्धनता निवारक मतलब महिलाओं में गरीबी को दूर करने के लिए एक सामुदायिक, एक पूरे समुदाय का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, कुटुंबश्री है। ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि केरल प्रांत में कौन सा महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कुटुंबश्री कार्यक्रम है। 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई। तो 1995 में 1995 में ही किशन मेहता ने कपास की बात कही और 1995 में सरकारी बचत और साख सोसाइटी के रूप में एक बचत बैंक की स्थापना भी करी गई है। इस बचत एवं साख सोसाइटी ने छोटी छोटी बचतों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्रित कर ली। तो छोटी छोटी बचतों को मिला करके इस सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपए की जो विशाल राशि है उसको एकत्र कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेटा 1 करोड़, 1 करोड़ जोड़ लिया गया। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है। ठीक है, देखिए अनौपचारिक माना जाता है, इनफॉर्मल, ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई कागजात नहीं, पर फिर भी महिलाओं ने से जोड़ करके 1 करोड़ तक की जो है उसको एकत्र कर लिया और एशिया का सबसे विशालतम अनौपचारिक बैंक है। देखो जो बैंक हम देखते हैं वो तो पूरा फॉर्मेलिटी होती है, सरकार के उस पर खूब से नियम कानून कायदे लगते हैं, पर यहाँ पे नहीं था, बस बचत जोड़ते गए 1 करोड़ तक की बचत कर ली। तो एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक ये बन गया, बड़ी उपलब्धि ये है। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और फिर हम जल्द ही, जैसे हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम वन शॉट्स भी करेंगे। हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs बहुत कुछ लाने वाले हैं। बस बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा आर्ट्स वाले को, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी मिले कि भाई अगला कौन सा चैप्टर शुरू होगा, आगे क्या शुरू करने वाले हैं, कब किसका वन शॉट आएगा, क्या जानकारी, सारी जानकारी आपको वहां से उपलब्ध होगी। और बाकी पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में धमाल मचा दीजिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।